हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दृष्टि द विजन का प्रीलिम्स रिफ्रेशर प्रोग्राम 2020 का पूरा टेस्ट। तो ये पहला टेस्ट है और ये हालांकि 2020 का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि 2020 में तो एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, तो ये पूरा कंटेंट 2021 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है, पूरा जो प्रोग्राम है, वो करंट अफेयर्स पर आधारित है। तो करंट अफेयर के साथ साथ इसमें हम स्टैटिक्स भी देखेंगे और करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें इस टेस्ट एनालिसिस में कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दृष्टि द विजन का प्रीलिम रिफ्रेशर प्रोग्राम। पहला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन है, पहला, भारत में जन्म और देशीकरण दोनों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति PIO की श्रेणी का भारत के विदेशी नागरिक OCI की श्रेणी के साथ विलय कर दिए गए। तो इन दोनों कथनों को ध्यान से समझना है। उसके बाद कथन में ऑप्शन दिया है केवल एक, A ऑप्शन, B ऑप्शन केवल दो, C ऑप्शन एक और दो दोनों, और D ऑप्शन न तो एक और न ही दो। तो इनमें से कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। तो उत्तर है C, यानी एक और दो दोनों, यानी कि दोनों ही कथन भारत में नागरिकता के संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख है। तो किन किन तरीकों से हम नागरिकता ग्रहण करते हैं, और ये जो नागरिकता है वो आपको पता ही होगा, हमारे भारतीय संविधान के जो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है, और उसमें अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता का उल्लेख करते हैं। तो किन किन 5 तरीकों का उल्लेख है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भूभाग के विलय द्वारा। तो इन 5 आधार पर हम कह सकते हैं कि इन 5 आधार पर हमारी नागरिकता तय होती है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, एक व्यक्ति द्वारा किसी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करने का सबसे सामान्य साधन है, जिसके तहत एक व्यक्ति की नागरिकता उस स्थान से निर्धारित होती है जहां उसका जन्म हुआ। रक्त संबंध, तो रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने ही माता पिता या पूर्वजों की नागरिकता के आधार पर किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है। तो कथन एक सही है इस तरह से। भारत के प्रवासी नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की श्रेणी वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत सरकार ने 2015 में OCI श्रेणी के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO की श्रेणी का विलय कर दिया, और इस संशोधन के लागू होने के बाद अब सभी PIO कार्ड धारकों को OCI कार्ड धारक का दर्जा दे दिया गया है। तो कथन 2 भी सही है।
तो आगे देखते हैं प्रश्न 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है? पहला आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा अवसरों की समानता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता। तो इन कथनों में से क्या सुनिश्चित करती है भारत की संविधान? कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें उत्तर है सी केवल 2 और 3, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है, अवसरों की समानता और विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। आर्थिक स्वतंत्रता ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहला, शासन की संरचना और दूसरा, स्वतंत्र भारत के आदर्शों के बारे में। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। प्रस्तावना में भारतीय राज्य का उल्लेख संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि देखिए यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। और यहाँ पर क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता, पहला आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये इसीलिए पहला गलत हो गया। अतः कथन एक सही नहीं है बोल रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो क्या क्या की स्वतंत्रता है देख लीजिए ध्यान से फिर से। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अतः कथन 3 सही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो 2 चीज़ की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अतः कथन 2 भी सही है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो प्रस्तावना से संबंधित इन 4 चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो किन किन चीज़ों के लिए ये सब प्रावधान है प्रस्तावना में? ये बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, हालांकि ये न्यूज में रहा था इसलिए इसको लिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न 3, भारत में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। क्षेत्रीय अखंडता। दूसरा है, केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2, न तो 1 नहीं 2। तो उत्तर है सी केवल 2 इसमें सही है, यानी कि केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान संसद को नए राज्यों के गठन या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने, राज्यों की सहमति के बिना मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है। संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए भारत को विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत को विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ, यानी कि विनाशकारी राज्य मतलब राज्य तो एक तरह से उनका विखंडन हो सकता है, लेकिन संघ का विखंडन नहीं हो सकता। यानी कहा जाए तो राज्यों की सीमा परिवर्तन हो सकता है, एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है। इस तरह से वो एक तरह से विनाशी हैं, लेकिन संघ जो है अविनाशी है। संघ में किसी तरह का परिवर्तन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि एक राज्य निकल के
चला जाए, और इस तरह का अधिकार नहीं है राज्यों, तो संघ बना रहेगा। अगला जो पॉइंट है, बेरूबाड़ी यूनियनवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना शामिल नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही एक भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा वाद हुआ था, यानी कि केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बेरूबाड़ी यूनियन वाद। तो इसमें कहा गया था कि निर्णय दिया गया था कि जो राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति है ना, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की, जो अनुच्छेद 3 में दिया गया है संसद को, तो इसमें भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना शामिल नहीं। इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही एक भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र राज्य को सौंपा जा सकता है। हालांकि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों का समाधान करना अलग विषय है। वर्ष 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सीमा विवादों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप द्वारा भी हल किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए संसद में संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका भी अगर सीमा विवाद की स्थिति है तो वहाँ पर कार्यपालिका काम कर सकती है। देखते हैं अगला अगला प्रश्न 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, लोग मतदान के अधिकार के माध्यम से अपनी संप्रभु इच्छा व्यक्त करते हैं। तीसरा, यह सभी वयस्क नागरिकों को राज्य के शासन में शामिल होने की अनुमति देता है। इसको समझिए, पढ़िए और फिर उत्तर की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। तो उत्तर दिया है डी, यानी 1, 2, 3 सभी क्या है, सही है। व्याख्या देख लेते हैं। लोगों का मतदान करने और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार मताधिकार के रूप में जाना जाता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह समानता पर आधारित है। पहला चीज़ तो ये समानता पर आधारित है, मतदान का अधिकार, जो लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, जिसमें यह अपेक्षित है कि मतदान का अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार के प्रयोग से वंचित करना उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वस्तुतः लोकतंत्र की भावना को तभी बनाए रखा जा सकता है यदि लोगों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया जाए। इसलिए कथन एक सही है। हालांकि अपराधी इस मामले में एक अपवाद हैं जिन्हें चुनाव में मतदान करने के अधिकार से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये कैसे क्यों है, देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दंडादेश के अधीन है, या कारावास में है, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। परंतु इस उपधारा की कोई भी बात उस समय लागू विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। तो निवारक निरोध के अधीन, निवारक निरोध यानी कि मान लीजिए उन पर कोई अभी जुर्म जो है वो आरोपित है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया है और वो हिरासत में नहीं है, वो बेल पर है, तो वो दे सकते हैं जाकर अपना मत, है ना। अगला है, लोगों को राजनीतिक रूप से
अगला पॉइंट है, लोगों को राजनीतिक रूप से संप्रभु कहा जाता है क्योंकि उनके पास सरकार को सत्ता से वंचित करने अथवा सत्तासीन करने के लिए मतदान करने का अधिकार होता है। इसलिए लोकतंत्र को प्रायः लोगों द्वारा सरकार को नियुक्त करने, नियंत्रित करने और खारिज करने की एक विधा के रूप में वर्णित किया जाता है। अतः कथन 2 भी सही है। अगला पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को उनके राज्य की शासन प्रक्रिया में शामिल होने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार वे अपनी पसंद के ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं जो लोगों की सेवा और उनके हितों की सुरक्षा हेतु शासन करते हैं। अतः 3 सही है। अगले प्रश्न 5 पर आते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान था बोला जा रहा है। दूसरा, इसके प्रशासनिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा, इसने यूरोपीय अप्रवासन पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 3। देखते हैं उत्तर क्या है इसका। उत्तर है इसका बी अर्थात केवल 1 और 3, यानी कि 2 सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे सही नहीं है व्याख्या में। तो 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, आइए समझते हैं। देखिए, ये चार्टर अधिनियम और जो दरअसल ये संवैधानिक विकास, यानी कि जो इतिहास में संवैधानिक विकास हुआ है तो उसी से संबंधित है कि कानून कैसे कैसे भारत में लागू हुए धीरे धीरे करके। तो ये चार्टर अधिनियम भी उसी के अंतर्गत आता है और ये इतिहास में भी है, संविधान में भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक विकास, ऐतिहासिक घटना, क्योंकि दोनों ही विषय से जुड़ी हुई बातें हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1833 के चार्टर अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान था। विधि आयोग की स्थापना का तो वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो विधि आयोग तो था, तो ये सही है। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगली विशेषता है, इसने मुंबई यानी बम्बई कहा जाता तब और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के किसी लिए अनन्य विधायी शक्तियां प्रदान की गई। माने कि जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल था, जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो नाम से ही स्पष्ट है कि वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब और जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई और मद्रास, उनके गवर्नर इनके अधीन आ गए। अगला पॉइंट है, इसने एक व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जिससे यह पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गया। तो जो व्यापारिक निकाय था वो प्रशासनिक निकाय बन गया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार, इसको शॉर्ट में चाची बोला जाता है, एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। यूरोपीय अप्रवासन अर्थात यूरोपीय लोगों को भारत में बसने की अनुमति दे दी गई और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। इस प्रकार भारत के व्यापक यूरोपीय औपनिवेशीकरण के लिए
मार्ग प्रशस्त कर दिया गया, इसलिए कथन 3 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला 6वां प्रश्न। तो हम अब जो 6वां प्रश्न है और आगे का जो प्रश्न है वो दूसरे वीडियो में करें क्या, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। चलिए 10 प्रश्न तक कर लेते हैं, 5 और देख लेते हैं, ठीक है। तो 6वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। पहला, एक राष्ट्र के रूप में सर्वोच्च प्राधिकार एवं पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा, सरकार के अंगों और संवैधानिक प्राधिकारियों की शक्ति का स्रोत केवल भारत के लोग हैं। तीसरा, संप्रभुता भारत की संसद में निहित है। तो कौन से सही हैं, ए बी सी डी देख लीजिए क्या क्या है। तो उत्तर ए है, केवल 1 और 2 इसमें सही है। तीसरा सही है, संप्रभुता भारत की संसद में निहित है, ऐसा नहीं, संसद में निहित नहीं है, संविधान में। तो व्याख्या क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो देखिए यहाँ पर संसद से कोई लेना देना नहीं है, संविधान की प्रस्तावना ये सब बताती है, ये सब हमारा देश, ये सब है भारत। तो संप्रभु होने का अर्थ क्या है, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च प्राधिकारिता की स्थिति, मतलब कोई दबाव, कोई बाहरी आंतरिक किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक रूप से प्रभुत्व संपन्न, बाह्य रूप से स्वतंत्र है। संप्रभु किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप किसी भी देश या व्यक्ति द्वारा उसके बिना स्वयं के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी इसके प्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। तो जिस तरह से भारत संप्रभु है, उसी तरह हर व्यक्ति को भी संप्रभु होने का अधिकार है, उनको संप्रभु होना चाहिए और संप्रभु होने का जो अधिकार है वो स्वयं का है, स्वयं को इसको देखना है। संप्रभुता की यह विशेषता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अस्तित्व की गरिमा सुनिश्चित करती है। हालांकि संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि संप्रभु प्राधिकार कहाँ निहित है, लेकिन प्रस्तावना में हम भारत के लोग का उल्लेख यह दर्शाता है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। वही मैंने बताया कि हर व्यक्ति को संप्रभु होने का होना ही है ही, जबरदस्ती किसी के दबाव में कोई निर्णय ना लेने, है ना, और न ही आंतरिक ना ही बाहरी किसी भी तरह का, यानी मानसिक दबाव भी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र हो, संप्रभु हो आप। तो इसका अर्थ यह है कि सरकार के अंगों और संवैधानिक प्राधिकारियों की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7, प्रस्तावना में बंधुता के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करता है। तीसरा, प्रस्तावना में अखंडता शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो उत्तर ए है, केवल 1 और 2 इसमें से सही है, 3 सही नहीं, क्योंकि जो प्रस्तावना में अखंडता शब्द है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि बंधुत्व 2 चीज़ों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो धार्मिक विश्वासों, जाति, भाषा, संस्कृति, निजातीयता, वर्ग और लिंग आधारित विभिन्न विविधताओं के बावजूद पारस्परिक सम्मान के माध्यम से नैतिक आधार पर सबकी समानता को मान्यता देते व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। तो व्यक्ति की गरिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाईचारा यानी बंधुत्व
ये जो प्रस्तावना में लिखित एक एक वर्ड जो है वो हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में भी होने ही चाहिए, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। निम्नलिखित प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक न्याय की अवधारणा को सर्वोत्तम व्याख्या करते। सामाजिक न्याय की बात की गई यहाँ पर। ए, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। बी, संपदा का समान वितरण। सी, राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी। और डी, पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के समान अवसर। सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो देखिए ए, उत्तर ए लिए गए हैं यहाँ पर, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। बी क्यों नहीं है, संपदा का समान वितरण। सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, आइए व्याख्या में समझते हैं। पहला पॉइंट है, जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय को निरूपित करता है। इसका अर्थ है इस समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अभाव और पिछड़े वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी और महिलाओं की स्थिति में सुधार। अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय का उद्देश्य असमानताओं का निवारण है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक हेतु समान अवसर उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यापक यंत्रीकरण आधारित गेहूं की कृषि। दूसरा है, चिनूक नामक स्थानीय हवा से प्रभावित चारागाह मैदान। तीसरा है, नगण्य समुद्री प्रभाव वाला क्षेत्र। और चौथा है, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। ए, कैंटरबरी। बी, कैंपोस। सी, प्रेयरी। डी, लानोस। तो जो विशेषताएं हैं वो प्रेयरी से संबंधित है। प्रेयरी के संबंध में आइए व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। अगला पॉइंट है, प्रेयरी में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसमें तापमान बहुत अधिक होता है। अगला पॉइंट है, प्रेयरी मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में महान झील क्षेत्र से घिरे हुए हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में अवरोध की अनुपस्थिति से यहाँ चिनूक नामक स्थानीय हवाएं बहती हैं। चिनूक स्थानीय हवा है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में 25 से 75 सेंटीमीटर मध्यम मात्रा में वर्षा होती है जो घास की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी की सहायक नदियाँ प्रेयरी मैदानों से होकर बहती हैं जबकि कनाडा में सस्केचेवान नदियों की सहायक नदियाँ प्रेयरी से होकर बहती हैं। इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा तथा कंबाइन हार्वेस्टर, क्रॉप स्प्रेयर जैसी वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से संयुक्त परिणामों से इस क्षेत्र में अधिशेष गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसके कारण प्रेयरी क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। प्रेयरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विश्व का अन्न भंडार। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। कैंपोस ब्राजील में है और लानोस वेनेजुएला और कंबोडिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 10, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ मरुस्थल दिया है, दूसरी तरफ महासागरीय धारा। तो विश्व भूगोल के ये जो प्रश्न है विश्व भूगोल से, इससे पहले 9वां प्रश्न भी विश्व भूगोल से संबंधित। मरुस्थल है सोनोरन, महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है अटाकामा पेरू की धारा, तीसरा है नामिब अगुल्हास धारा। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। केवल एक और दो, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो उत्तर सी है, केवल 1 और 3 सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। कहने का मतलब 2 ही सुमेलित है, अटाकामा पेरू की धारा।
आइए व्याख्या देखते हैं। गर्म मरुस्थल एवं ठंडी महासागरीय धाराओं के बीच का ये संबंध है। पहले कॉलम में गर्म मरुस्थल और दूसरे कॉलम में ठंडी महासागरीय धाराओं को दिया गया था। आइए देखते हैं। प्रश्न में उल्लिखित सभी मरुस्थल पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण गर्म मरुस्थल निर्मित होते हैं। ठंडी धाराएं ऊपरी वायु को शीत और शुष्क वायु राशि में परिवर्तित कर देती है। आसपास की भूमि से शुष्क हो जाने के परिणाम स्वरूप मरुस्थल बनते हैं। गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास गर्म महासागरीय धाराएं हैं और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं, इसलिए इन धाराओं के परिणाम स्वरूप मरुस्थल नहीं बनते हैं। हम्बोल्ट धारा, जिसे पेरू की धारा भी कहा जाता है, एक कम लवणता युक्त ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के तट पर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह धारा उत्तरी चिली में पेरू के अटाकामा मरुस्थल एवं पेरू के तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी इक्वाडोर की शुष्कता के लिए भी काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। कैलिफोर्निया धारा के प्रभाव से सोनोरन मरुस्थल तथा बेंगुएला धारा के प्रभाव से नामी मरुस्थल बनता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैप में दिया है कौन कौन सी धारा कहाँ कहाँ से और किस तरफ बहती है। तो थैंक यू। अगली वीडियो में अगला टेस्ट लेकर आएंगे, या इसी टेस्ट का और भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम डील करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।